हाय दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। लगभग आधा घंटे का लगभग वीडियो बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मालूम एकदम सीक्वेंस चला जाएगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता का बहुत नामों से जाना जाता है। इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल हड़प्पा नामक स्थान का ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं दोस्तों। हड़प्पा आप लोग को मालूम होगा दोस्तों किस नदी के किनारे है? हड़प्पा पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है दोस्तों। चलिए अब बात धीरे होगा, घबराइए मत। हड़प्पा सभ्यता इसे कहते हैं और इसे काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता और काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कैसी एक सभ्यता थी दोस्तों? आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि ये लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक समय सीमा थी, लगभग एक पीरियड काल था, वो था लगभग दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग इस समय सीमा थी 2300 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व। यही लगभग इसका समय सीमा थी दोस्तों। इसी के बीच में एक सभ्यता का विकास हुआ दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों और 1700 ईसा पूर्व के बीच में एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा कि नगरीय सभ्यता ऐसी सभ्यता होती है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, औद्योगिकरण का विकास हुआ रहता है। औद्योगिकरण का विकास होता है, नगरों का मतलब वहाँ की जो व्यवस्था होगा, रहन सहन होगा, वो अच्छा होगा दोस्तों। वहाँ खान पान भी अच्छा रहेगा दोस्तों। उन नगरीय सभ्यता के एक गुण, विशेष गुण होते हैं दोस्तों। नगरीय सभ्यता में दोस्तों औद्योगिकरण का विकास ज़्यादा होता है। लोग किसी पर कम डिपेंड होते हैं और उद्योगों पर ज़्यादा उनका ध्यान होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? अरे यार कहाँ गलत लिखा रहा है यार। नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ तो क्लियर। इसका समय काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को बोल रहा है दोस्तों जो इनका व्यवसाय था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो व्यवसाय था, उनका कार्य था, वो व्यापार था। किसी का भी कार्य करते थे लेकिन सर्वाधिक उनका ध्यान व्यापार पर था। व्यापार पर क्यों था दोस्तों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है लोथल, जो जहाँ पर दोस्तों बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बंदरगाह का साक्ष्य। बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो लोथल। दोस्तों आप लोग को मालूम है कि लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल एक गुजरात में एक स्थान का नाम है लोथल, जो किसका साक्ष्य मिला है दोस्तों? तो लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप सोचिए बंदरगाह भी थे।
दोस्तों लोथल से नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से दोस्तों बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, नाव के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से दोस्तों बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, नाव के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल गुजरात से मिले हैं। दोस्तों लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। लोथल की खोज कब हुई थी दोस्तों? तो लोथल की खोज लगभग दोस्तों S.R. राव ने, दोस्तों S.R. राव ने लोथल की खोज कब किया था? 1800 S.R. राव ने दोस्तों 1931 ईस्वी में लोथल की खोज कहा था। दोस्तों लोथल में हो गया दोस्तों। और लोथल से इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि अब देखिए बंदरगाह के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। बंदरगाह के नाव के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार भी होता था। अच्छा, व्यापार होता तो क्या होता था? तो वस्तुओं का आयात भी होता था और वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं का आयात और निर्यात भी किया जाता था। जैसे आप लोग मालूम है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो चरम सीमा पर जो उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र उद्योग फेमस था। समझ में आया? और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सोना चांदी लग्जम वर्ग वस्तुओं का आयात होता था। क्या होता था? हीरा भी लिख लीजिए। हीरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के माध्यम से सोना चांदी लग्जम वर्ग वस्तुओं का हीरा गोमेद वस्तुओं का आयात होता था और सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। किसका? सूती वस्त्र और किसका? सूती वस्त्र और आभूषणों का। दोस्तों सूती वस्त्र और आभूषणों का निर्यात होता था। वह पश्चिमी देशों को, सऊदी अरब वगैरह उन देशों को निर्यात किया जाता था। ये सूती वस्त्र, सोना चांदी का वस्तुओं का आयात भी होता था। दोस्तों आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों एक भी मंदिर के अवशेष दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। दोस्तों मंदिर के एक भी अवशेष नहीं मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं पालते थे। घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में ये घोड़े पालन का साक्ष्य नहीं मिला है। घोड़े का साक्ष्य मिला है। घोड़े के अस्थि पंजा का साक्ष्य मिला है। घोड़े के दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियां तो अवशेष मिली हैं सुरकोटदा से। कहां से मिले हैं दोस्तों? सुरकोटदा से। दोस्तों सुरकोटदा से घोड़े के तो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े पालन का साक्ष्य नहीं मिला है। दोस्तों ये थे दोस्तों लगभग, इधर का बात होगा, इसको मिटाइए।
यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार इसका आकार था। कैसा? दोस्तों इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार इसका सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इसका आकार त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? इसकी लिपि कैसी थी? भाव दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। और इसी लिपि को, ये जो लिपि थी दोस्तों, हम लोग की जो लिपि होती है, जो हम लोग की लिपि है, ये जैसे रोमन लिपि हो गई जैसे, तो वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन जो ये लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो ये लिपि हुई दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं कि मोहन घर जाता है तो बाएं से दाएं लिखते हैं। हम लोग मोहन घर जाता है तो बाएं से दाएं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, ये दाएं से बाएं लिखते हैं। मतलब इधर से शुरुआत करते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इस लिपि को दस्ताफेरन लिपि कहते हैं। दस्ताफेरन इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। दस्ताफेरन लिपि कहते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? दस्ताफेरन लिपि। आप लोग मालूम हो दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये दोस्तों कैसे मालूम चल रहा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, ये जमीन के अंदर सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, वर्तमान में इसकी खुदाई हुआ तो ये जमीन के अंदर थी। ये जमीन के अंदर थी। ये सभ्यता दोस्तों जमीन के अंदर थी। दोस्तों इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटा दें दोस्तों। रुक जाए दोस्तों, मिटाया जाए इसे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने किया था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज लगभग दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज 1926 ईस्वी में। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, यह दो भागों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो दो भागों में विभाजित थी। जैसे ये हो गया आकार दोस्तों, दो भागों में विभाजित थी, या कह सकते हैं दो टीलों में विभाजित थी। दो टीलों में विभाजित थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बाढ़ों से बचने के कारण वो टीलों पर निवास करते थे। टीलों पर अपना जीवन यापन करते थे।
और देखेंगे प्राचीन सभ्यता में दोस्तों, तो जो जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही अवस्थित होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। एक टीले को कहते हैं पूर्वी टीला और दूसरे टीले को कहते हैं पश्चिमी टीला। एक को कहते हैं, पहला दोस्तों था पूर्वी टीला और दूसरा कहते हैं दोस्तों पश्चिमी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों 2 टीलों में विभाजित थी, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीलों का दोस्तों जैसे यहाँ पर देख लीजिए चित्र में, पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला। दोस्तों पूर्वी टीले में दोस्तों निम्न वर्ग के मजदूर रहा करते थे। पूर्वी टीले में दोस्तों मजदूर रहा करते थे। पूर्वी टीले में दोस्तों पूर्वी टीले में मजदूर वर्ग रहते थे और पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे दोस्तों, उच्च वर्ग के। उच्च वर्ग के लोग दोस्तों पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी टीले में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पिता किसे कहते हैं? तो कनिंघम को सिंधु घाटी सभ्यता का पिता कहा जाता है। कनिंघम को सिंधु घाटी सभ्यता का पिता कहा जाता है। किसे? कनिंघम को। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जॉर्ज मैसन ने दिया था। जॉर्ज मसेन ने दिया था 1826 ईस्वी में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 में, देखिए कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में जॉर्ज मसेन ने दिया था। खुदाई के दौरान दोस्तों इसको पता चला था जॉर्ज मैसन को। जॉर्ज मैसन को। और दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों 1856 ईस्वी में, 1856 में क्या होता है दोस्तों? 1856 ईस्वी में दोस्तों 1856 ईस्वी में जब कनिंघम ने, कौन थे दोस्तों? कनिंघम ने दोस्तों लाहौर से कराची के बीच दोस्तों जब कनिंघम ने लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इन्हें कुछ प्राचीन ईंटें दिखाई दी, प्राचीन मोहरें मिली। क्या मिली? प्राचीन मोहरें, सुंदर आकृतियां मिली। तो उसके माध्यम से दोस्तों सबसे पहले कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। इसलिए दोस्तों 1856 में कनिंघम ने किया था। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का, इसीलिए दोस्तों कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता का पिता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का इन्हें पिता कहा जाता है, कनिंघम को। दोस्तों इसके बाद 1856 के बाद दोस्तों 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में एक पुरातत्व विभाग बना। इन्हीं के प्रयासों दोस्तों 1861 में पुरातत्व विभाग बना। और दोस्तों 1875 में इसका नाम, दोस्तों जो भी पुरातत्व विभाग बना 1875 में, इसी विभाग का नाम भारतीय पुरातत्व विभाग हो गया। भारतीय पुरातत्व विभाग हो गया। इसी का नाम दोस्तों 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग हो गया। आपको बताएं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभक्त थी। लेकिन आपको मालूम होगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा दोस्तों 3 भागों में विभक्त था। ये 2 भागों में हो गया, लेकिन धौलावीरा धौला जो वीरा था दोस्तों
यह 3 भागों में विभक्त था, 3 टीलों में। धौलावीरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 टीलों में विभक्त था। पहला टीला दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। दूसरा था दोस्तों मध्यम टीला, मध्यम टीला। और तीसरा था निम्न टीला, निम्न टीला। तीसरा था दोस्तों निम्न टीला, मध्यम टीला, दुर्ग टीला। धौलावीरा 3 टीलों में विभक्त था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन जो नगर था वो मेड़ाला था। मेड़ाला, मेड़ाला था दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसका विस्तार, बोलते बोलते सिर दर्द करने लगता है दोस्तों। इसका विस्तार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों विस्तार के बारे में जानेंगे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और इसका विस्तार के दोस्तों बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों, आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ में पड़ता है। मेरठ में दोस्तों किस नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु था वो मांडा था, मांडा। दोस्तों मांडा कहाँ पड़ता है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे था दोस्तों मांडा? चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे था। और दोस्तों चिनाब नदी के किनारे था मांडा। और दक्षिणी बिंदु कहाँ था दोस्तों? दैमाबाद था। दैमाबाद था दोस्तों। दैमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद किस नदी के किनारे था दोस्तों? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी के किनारे। दोस्तों इसका जो पश्चिमी बिंदु था वो था सुतकांगी डोर। सुतकांगी डोर दोस्तों, ये सुतकांगी डोर कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। बलूचिस्तान में पड़ता है वर्तमान में सुतकांगी डोर, बलूचिस्तान में। ये किस नदी के किनारे था दोस्तों? सुतकांगी डोर दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, लगभग दोस्तों 12,99,000, या कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था दोस्तों। और दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो उसको उत्तर से दक्षिण जो लंबाई थी, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई थी वो 1500 किलोमीटर की थी दोस्तों। 1500 किलोमीटर
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तर से दक्षिणी जो लंबाई थी वो 1500 किलोमीटर थी, और जो पूरब से पश्चिम जो लंबाई थी वो 1200 किलोमीटर थी। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी थी? 1200 किलोमीटर थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो गया दोस्तों। हटा देना, इसको देख लीजिएगा, एकदम बहुत सीक्वेंस से लाइन से बता रहे हैं। कूद कूद कर पढ़ने में नहीं मजा आएगा, एक बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था, इस सभ्यता की जो पवित्र पशु वो तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो कुबड़ वाला सांड, या कहते हैं एक सिंग वाला सांड, नहीं कहते सिंह निकला होता है, गैंडा, एक सिंग वाला सांड था पवित्र पशु। चलिए थोड़ा सा बात कर लेंगे उधर भी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था कुबड़ वाला सांड था। और दोस्तों और सिंधु घाटी सभ्यता की पवित्र किसकी पूजा होती थी? पवित्र देवता। पवित्र देवता कौन था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र देवता थे कौन थे? पशुपति। दोस्तों पशुपति के चारों तरफ 4 जानवरों का अंकलन किया गया था। दोस्तों आपको मालूम होगा, पशुपति देवता के चारों तरफ 4 देवता का अंकलन किया गया था। कौन कौन थे दोस्तों? तो बाघ था, बाघ, हाथी, दोस्तों बाघ था, हाथी थी, गेंडा या सांड था। सांड को स्थान पर बैल भी दे सकता है, बाघ के स्थान पर ब्याग, ब्याग इसका जो तत्सम सब होता है वो दे सकता है, ब्याग। दोस्तों ये पशुपति के चारों तरफ 4 जानवर विराजमान थे। ये पशुपति क्या थे? तो मोहरों पर स्थित चित्र था, अंकन था। उसी के आधार पर कहा जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पवित्र देवता थे वो पशुपति थे। और इनके दोस्तों पशुपति के नीचे दोस्तों 2 जानवर और थे। इनके नीचे दोस्तों 2 जानवर थे। कौन कौन? 2 हिरन, 2 हिरन था दोस्तों इससे नीचे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का या कांस्ययुगीन सभ्यता का जो पवित्र देवी थी दोस्तों वो कौन थे? दोस्तों पवित्र देवी मातृ देवी। पवित्र देवी कौन थी दोस्तों? मातृदेवी, मातृदेवी थी दोस्तों। ये मातृदेवी इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इनकी खोज कहाँ से हुई दोस्तों? मातृदेवी की खोज कहाँ पर, मतलब कि कहीं तो खुदाई हुआ होगा तो मातृदेवी की मूर्ति मिली होगी। तो मातृदेवी की मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली थी। दोस्तों एक थे पिग्गल महोदय। दोस्तों पिग्गल महोदय पुरातत्ववेत्ता थे दोस्तों। और दोस्तों ये मातृदेवी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मातृदेवी की मूर्ति मिली दोस्तों। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों स्नानागार, मोहनजोदड़ो से दोस्तों
स्नानागार का साक्ष्य मिला दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? अन्नागार का साक्ष्य भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिला। दोस्तों पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पवित्र देवी कौन थी? वो मातृ देवी थी। मातृ की उर्वरता की देवी, जमीन के द्वारा जमीन पर उर्वरता की देवी किसे कहा जाता था? जिसे मातृ देवी की। मतलब है कि एक ऐसा मुहर मिली दोस्तों, ये एक ऐसा आकृति मिली, एक ऐसा त्रिभुज मूर्ति मिली दोस्तों कि जिसके पेड़ से एक पेड़ निकला हुआ था और उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जो ये जो मूर्ति है यह पवित्र देवी है सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों इसकी खोज कहाँ से हुई? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज खुदाई हुई। और कौन किया था दोस्तों? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास 1922 में दोस्तों रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी दोस्तों। ठीक है, एकदम क्लियर होता चलिएगा, क्लियर। और दोस्तों क्या होता है, पिग्गल महोदय थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे दोस्तों पिग्गल महोदय ने। दोस्तों पिग्गल महोदय ने क्या कहा था कि जो मोहनजोदड़ो स्थान था और जो हड़प्पा स्थान था, ये एक विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियां हैं। एक विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियां हैं। किसने कहा था? तो पिग्गल महोदय ने कहा था। क्या कहा था? हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। ये क्या है दोस्तों? पिग्गल महोदय ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियां हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज बताएं दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। नहीं बताएं। हड़प्पा कहाँ था दोस्तों? रावी नदी के किनारे। इसको मिटा दें, चलिए लिख दें। हड़प्पा कहाँ था दोस्तों? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के तट पर। सबसे पहला इसी स्थान की खुदाई हुई थी दोस्तों हड़प्पा के। ये 1921 में दोस्तों, ये 1922 में हुई, 1921 में। इसकी खुदाई कौन किया था दोस्तों? हड़प्पा की खुदाई कौन किया था? हड़प्पा की खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा स्थान की खोज कौन किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने, रावी नदी के तट पर दोस्तों। ये था, हो गया दोस्तों। अब चलते हैं, बात करते हैं मातृ देवी हो गया मोहनजोदड़ो। 1922 में रखालदास बनर्जी है। पवित्र देवता हो गया दोस्तों मातृ देवी। पशुपति मिले थे दोस्तों, कुबेर वाला सार। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था सूतकोटदा, चनहुदड़ो। एक स्थान था दोस्तों चनहुदड़ो। दोस्तों एक स्थान था जो चनहुदड़ो कहाँ था दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से दोस्तों चनहुदड़ो से दोस्तों क्या मिला है, बताइएगा दोस्तों क्या मिला है चनहुदड़ो से? वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? चनहुदड़ो से मिला है। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों ये चनहुदड़ो का जो स्थान है दोस्तों, ये किलाबंदी नहीं किया गया है। और दोस्तों जो लोथल और मोहनजोदड़ो से दोस्तों, लोथल प्लस मोहनजोदड़ो से दोस्तों
लोथल और मोहनजोदड़ो से दोस्तों मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है। मनका, दोस्तों मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और मोहनजोदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है दोस्तों। समझ आया? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे अपने मृदभांड पर चंद्रहोदड़ों से मृदभांड के साक्ष्य मिला है। चंद्रहोदड़ों से दोस्तों मृदभांड के साक्ष्य मिला है। मृदभांड का यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? मृदभांड का। दोस्तों जो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वो दोस्तों अपने मनके पर या अपने मृदभांड पर जो मटका नहीं होता है अपने मटके पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो अपने मटके पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। मटके पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। दोस्तों अपने मटके पर किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते थे दोस्तों। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब मिटाते हैं दोस्तों। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन थी? तो आपको मालूम होगा दोस्तों चीन की सभ्यता। किसकी? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता हवांगाओ नदी के किनारे थी दोस्तों। हवांगाओ नदी के तट पर थी। दोस्तों जो चीन की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, अर्थात 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता थी। उस समय सभ्यताएं समकालीन थी। चीन की सभ्यता हो गई और मेसोपोटामिया की सभ्यता, या कह सकते हैं ये लिख दिए मिस्र की। मिस्र की सभ्यता बन रहा है ना। ओह बन तो रहा है लेकिन गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए मिस्र की जो सभ्यता है दोस्तों, मिस्र की जो सभ्यता है वो अभी सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे है दोस्तों। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे बसी थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसकी थी? दजला दजला प्लस फरात नदी के किनारे दोस्तों मिस्र की सभ्यता थी दोस्तों। दजला और फरात नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी। बताया ना लोथल से दोस्तों। दोस्तों लोथल से क्या है? चावल का साक्ष्य मिला है। और ये गुजरात में का स्थान है रंगपुर। रंगपुर से दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों। और रंगपुर से किसका साक्ष्य मिला है दोस्तों? रंगपुर से भूसी का साक्ष्य। चावल के भूसी का साक्ष्य। भूसी का
साक्ष्य मिला है दोस्तों। रंगपुर से भूसी का साक्ष्य। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है दोस्तों। कहाँ से मिला है? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है दोस्तों कालीबंगा। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य खाते में साक्ष्य मिला है दोस्तों। लगभग ये टॉपिक था दोस्तों। देखिए बनाना वीडियो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों बताया राजस्थान से कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य और काली चूड़ियाँ और नक्सलकारी ईंटों के साक्ष्य और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। राजस्थान में है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज किसने किया था दोस्तों? बीबी लाल ने। किसने किया था? बीबी लाल ने। दोस्तों बीबी लाल ने रोपण का भी खोज किया था। रोपण क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है रोपण। रोपण है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? रोपण पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है रोपण। इसकी खोज भी दोस्तों बीबी लाल ने ही किया था। बीबी लाल ने रोपण। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिक्कों का प्रचलन नहीं था। तो क्रय विक्रय किसके द्वारा किया जाता था? तो वस्तु विनिमय विधि द्वारा। वस्तु विनिमय विधि द्वारा दोस्तों वस्तु विनिमय विधि द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा या कह सकते हैं दोस्तों कि मुहरों के द्वारा। मुहरों किसकी बनी होती थी दोस्तों? सेलखड़ी की पत्थर की बनी होती थी मुहरें दोस्तों। इन दोनों के द्वारा पुरातात्विक खुदाई या मुहरों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी में सर्वाधिक जो मुहरें मिली है वो उस पर अंकित थे पशुओं और पक्षियों के चित्र अंकित थे दोस्तों। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 3000 से अधिक मुहरें मिली हैं जो पत्थर की बनी होती थी। सब सर्वाधिक क्या मिला है? मुहरें मिली है जो 3000 से अधिक मुहरें मिली है दोस्तों। और दोस्तों आपको मालूम होगा आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि ये मुहरों का जो आकृति कैसे थी? मुहरों की आकृति कैसी थी? वर्गाकार मुहरें थी। कैसी? वर्गाकार मुहरें मिली है। धौलावीरा का आकार कैसा था दोस्तों? धौलावीरा का आकार आयतकार था। कैसा था? आयतकार था। ये मुहरें मिली है 3000 से अधिक मुहरें मिली है दोस्तों। लगभग ये समाप्त हुआ दोस्तों। दोस्तों एक स्थान था मोहनजोदड़ो। आपको बताएं दोस्तों कौन सा स्थान था? दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो आकार था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो 10 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी या 9.8 ये ऐसा कुछ था। 10 मीटर मान लीजिए। 10 मीटर चौड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो की सड़कें। ये सड़कें दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर? समकोण
दोस्तों नालियों की व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों की व्यवस्था थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी। पानी बाहर गांव के अंदर से या पानी बाहर निकलने के लिए सुदृढ़ नालियों की व्यवस्था थी। नालियाँ जो बनी होती थी दोस्तों, सिंधु घाटी में जो सभ्यता में जो नालियाँ बनी होती थी वो पक्के ईंटों की बनी होती थी नालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों लोगों के द्वारा जौ, गेहूँ, मक्का का उत्पादन किया भी जाता था। जौ, गेहूँ, मक्का या कपास की खेती भी सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। तभी तो वस्त्र उद्योग फेमस था, लोथल। ये थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में बताए हैं। आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो बना था दोस्तों। बस इतना ही था दोस्तों।